बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मॉनसून का तीसरा स्पेल जी कहा जा रहा है शुरू होने जा रहा है। हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर गुज़िश्ता एक दो दिन की अगर हम देखें सूरत हाल तो शदीद वाला हब्स नहीं है। बारिश के बाद कुछ मौसम में बेहतरी लग रही है, यानी अगर आप पंखे में भी बैठ रहे हैं तो वो जो गर्मी वाला शदीद गर्मी वाला एहसास था वो नहीं हो रहा। अच्छा मौसम है फ़िलहाल। लेकिन ये होता है कि जब तेज़ बारिशें होती हैं तो उसके बाद ख़ास तौर पे मॉनसून की बारिश, वो वाली बारिश जो किसी इलाके में होती किसी इलाके में नहीं होती, उसके बाद हब्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट जो अब रिसेंटली बारिश हुई थी, क्योंकि वो पूरी एक ही तरह से पूरे शहर में जो थी हुई, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि उस तरह से हब्स नहीं था, मौसम अच्छा था। बट आगे अब जिसकी पेशगोई की जा रही है, तेज़ बारिशें होनी हैं और कुछ चीज़ें जो हमने कल बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की, लोड शेडिंग की बात की जाए, हादसात की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़यात, एक्सीडेंट्स हुए, छतें गिरी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें, मोहतात रहें। अपने जहाँ कहीं पानी जमा होता है उस चीज़ का भी ध्यान रखें। रोड पे अगर सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, दुर्र नायाब और अली साई साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक एक कमेंट कर दें, फिर हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ जा रहे हैं जी। दुर्र नायाब, बिल्कुल देखें, आपने जिस तरह से इन्होंने फायर फाइटिंग की है बारिश के दौरान, ये अपना ज़रूर स्कोर करेंगे कि जी हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस वक्त जो बारिश गुज़री है उसमें लाहौर का हाल देखने वाला बिल्कुल ऐसे ही। पिछले साल 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी एक दिन में, छोटे स्पेल पे, और लाहौर की इतनी बुरी हालत नहीं थी। और यही बात मैंने वासा हुकाम से की थी कि पिछली बार 360 मिलीमीटर, अब 187 मिलीमीटर में आपकी बस हो गई है और बुरा हाल हो गया। और उन रोड्स पे पानी आया है जहाँ पे पहले कभी नहीं था। आपका टाउनशिप की बात कर लें, ग्रीन टाउन की बात कर लें, जौहर टाउन की तमाम रोड्स की बात कर लें, गार्डन टाउन, गुलबर्ग की इंटरनल रोड्स की बात कर लें, माल रोड ये डूबी पड़ी थी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आगे भी कुछ अच्छे की उम्मीद ना रखें? मैं तो देखें इस चीज को कहता हूँ कि लाहौर ये उन्होंने विटनेस खुद किया है कि पिछले साल क्या इंतजाम थे और किस तरह से पानी निकलता रहा। 200 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश थी, 360 मैक्सिमम गई। इस बार अभी 200 मिलीमीटर को छुआ नहीं है, 187 पे पैनिक हो गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर आगे क्या होगा? साई साहब, बिल्कुल दुरे भाई वाली बात ठीक है। मैं चूंकि घर से निकला ही था तो माल रोड पे मैंने देखा गवर्नर हाउस के साथ दीवार तकरीबन 1.5-2 फीट पानी था। ये 2-3 शहर के पॉइंट तो हैं जहां पटियाला हाउस के सामने पानी था कम से कम 3 से 3.5 फुट, और शाम तक वो पानी वहाँ पे मौजूद था। हालांकि उसके बिल्कुल साथ मिनिस्टर साहब के घर की दीवार है, और एक तरफ गवर्नर साहब के घर की दीवार है, एक तरफ मिनिस्टर साहब के घर की दीवार है। दोनों जगहों पे मैं जब शाम को घर गया तो पानी खड़ा था। वासा हुकाम की जानब से दावे भी किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से भी, गवर्नमेंट हुकूमत की जानब से भी डायरेक्शंस हैं जी कि बारिश हो तो। लेकिन एक चीज तो अल्टीमेट है, जितना टाइम लेना होता है इन चीजों ने, चाहे जितने मजीद दावे करें, चाहे टेलीफोनिक भी पर आप ले लें, अफसरान का दावा है कि 3 घंटों के बाद सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। बारिशी पानी होना पता नहीं कैसे दावा कर लेते हैं। या तो हमने यहाँ दफ्तर में बैठे रहना ना, बाहर नहीं निकलना, हमारे रिपोर्टर्स ने बाहर नहीं जाना। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि 3 घंटे का टाइम देते हैं, तो 3 घंटे में दुरे भाई बेहतर समझते हैं, इनकी तो बीट है वासा। कल मैं बड़े अफसर के पास बैठा था तो वो कह रहे थे कि सीएस कह रहे थे कि 3 घंटों के दौरान जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि हमने तो कल ये भी देखा, सेफ सिटी से भी मॉनिटरिंग हो रही थी, सीएम साहिबा ने भी हाई अलर्ट जारी किया था। लेकिन जो टाइम नकासी आपका लगता है जी, वो लगता ही लगता है। और आगे भी ये योगा इसके लिए तैयार रहेंगे। हम टॉप स्टोरीज की तरफ जा रहे हैं जी। आवाम पर रिलीफ के दरवाजे बंद, 3500 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया है। ये सूरत हाल है। यूटिलिटी स्टोर का रोना तो बहुत अरसे से रो रहे थे कि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। एंड यस, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन भी की जा रही थी। तो अब मुलाजमीन का क्या है, जो मेरे ख्याल से करप्शन हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी। और जब आपको मिलनी ही गिनती की 3-4 चीज़ें इन यूटिलिटी स्टोर पे है तो फिर इनका फ़ायदा क्या है? अली साई साहब, ना ये सबसे अहम बात यह है कि एक तो ये 12,000 मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बंद हो गए, 3500 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। अब ठीक है, आपने एक चीज़ सोच समझ के की होगी, बेज़ाब्तगियाँ बड़े पैमाने पर सामने आ रही थी। साहब, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि काफ़ी अरसे से इन यूटिलिटी स्टोर का फ़ायदा, मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि ये हम बड़े अरसे से देख रहे थे कि शहजाद खान साहब खबर डेली देते थे कि यहाँ पे चीनी कोई नहीं नज़र आ रही, घी नज़र नहीं आ रहा, फलां चीज़। इसके बावजूद कोई थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ मिल ही रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गफलत जो है उन मुलाजमीन की है जो वहाँ पे बैठ के उन चीज़ों पे जो लोगों को रिलीफ देने के लिए दी गई थी
उसमें करप्शन करते थे, बेज़ाब्तियाँ सामने आती थी, करोड़ों अरबों रुपए के घपले सामने आते थे, परचेजिंग में, वहाँ पे जाके सेल में, हर जगह पे। ये आपके अपने, मेरा ख्याल है, मकाफाते अमल है। नहीं तो पिछले हम बचपन से देखते आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स, वैसे हम वहाँ पे वाकई भरे बहुत पड़े होते थे, वहाँ पे रश होता था लोगों को, लेकिन तब इसका कोई फायदा भी होता तब इसका था, फायदा। इतनी लंबी कतारें भी लेकिन लगी पिछले होती थी, जो कुछ साल हर साल पिछले से कुछ देखते अरसे से आपकी जो चीज नायाब होती है वो यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं चीनी मिलती। महंगी हो गई तो आपको यूटिलिटी स्टोर पर लंबी कतारों में 1 किलो मिले। 1 किलो मिलती है, वो भी आपको अपना आईडी कार्ड, मेरा ख्याल है, दर्ज करवाना पड़ता था, साहिब सारा साहब, डाटा पूरे देना पड़ता था। रमजान मैंने सहरी के बाद से यूटिलिटी स्टोर पर लाइनें लगी। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, मैंने जो देखा है कि वहां से जो चीनी मिलती है, वो चीनी की जो हालत क्वालिटी है, होती, हाँ, क्वालिटी वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म है। और वो शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं। हमारे डस्के में एक होता था किसी ज़माने में यूटिलिटी स्टोर, वहाँ से जो चीनी आती थी वो तो खाने के काबिल ही नहीं होती थी, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में थी। तो ये सारा कुछ हमारा अपना किया धरा है। एक अच्छी चीज़ थी जिसमें सब्सिडाइज चीज़ें मिल जाती थी, चलें गरीब का कुछ ना कुछ तो बचत हो जाती थी, तो वो भी अब बंद करवा लिया आपने। और गवर्नमेंट ने पता नहीं किस लेवल पे जाके ये स्टेप लिया होगा, चूँकि कितना मुश्किल है, 12,000 मुलाजमीन, अब हो सकता है एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएं। ज़ाहिर है उनके सारी जो इनकम है वो बंद हो गई, सारी सैलरी ख़त्म हो गई, वो जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं तो वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा स्टेप क्यों, बिल्कुल ऐसे दौरे ना आया। अच्छा जी, मैं इसमें माजी में हमेशा जो यहाँ के मिनिस्टर्स रहे हैं, जितने यहाँ पे सियासी तौर पर और जितने पॉलिटिकल के अलावा जितने यहाँ पे डीजीज रहे हैं, सेक्रेटरीज रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनकी करप्शन की बात भी कभी आगे आनी चाहिए कि उन्होंने प्रोक्योरमेंट ये सब उनकी वजह से हुआ, उन्होंने किस तरह की गंदम खरीदी, उसका किस तरह का आटा खरीदा, किस तरह की चीनी खरीदी, और बड़े बड़े कट्स जो हैं वो वसूल किए जाते रहे तमाम तर प्रोक्योरमेंट में, और उसके हिस्से ऊपर तक भी जाते थे। मैं यहाँ तक तो साहिब साहब की बात से एग्री करता हूँ कि पता नहीं कितनी मजबूरी होगी कि सिस्टम को बंद करना पड़ा, लेकिन मैं दूसरी बात से डिसएग्री करता हूँ। फिर तो भाई आप अगर करप्शन की बात पे आए तो मेरा ख्याल है कि एनडीए बंद हो जाए, सब कुछ बंद कर, पुलिस बंद हो जाए, आपका महकमा माहौलियात बंद हो जाए, एक्साइज बंद हो जाए, जेल बंद हो जाए। ये तो अल्टीमेट कोई हल नहीं है ना। अगर करप्शन की बुनियाद बना के हमें किसी इदारे को बंद करना है, वहाँ पे हज़ारों मुलाजमीन, 12,000 मुलाजमीन का मतलब है 12 को 1000 को ज़रब 4 तो कम अज़ कम करें ना आप। कितने लोग मुतासिर हो गए हैं, ये उसका हल नहीं था। आपने हर चीज़ को रिफॉर्म किया, आपने यूनिफॉर्मिटी के साथ नए डिपार्टमेंट्स बनाए, अब उनके अंदर भी बहुत सारी शिकायत आनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि उन महकमों के अंदर भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आपको अगर मुलाजमीन से कोई इख्तलाफ था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो करप्शन है एलिमेंट एक, क्या मुलाजिम वो थर्ड क्लास चीज़ खरीदते थे? क्या मुलाजिम वो प्रोक्योरमेंट करते थे? क्या वो मुलाजिम वो ऑर्डर प्लेस करने में इन्वॉल्व थे? क्या वो मुलाजमीन ही वहाँ पर उनकी पिसाई करवा के जो सब स्टैंडर्ड खाने पीने की चीज़ें हैं वो फराहम करते थे? क्या मुलाजिम ही इस चीज़ के जिम्मेदार थे कि जब आपकी शेल्फों में चीज़ें प्रोक्योर होकर आनी नहीं है तो उन्होंने घर से लाके तो नहीं लगानी ना? सही बात है। अब मैनेजमेंट में कितने बंदे फारिग किए, मतलब ये है कि नज़ला उन लोगों पे गिरा जो जिम्मेदारी, एमडी यूटिलिटी स्टोर पे क्या जिम्मेदारी है? वो तो फिर भी बच जाएंगे, बड़े अफसरान का कहीं और तबादला हो जाएगा। आप ये देखें कि जब भी अब ये गवर्नमेंट ने फूड डिपार्टमेंट ख़त्म किया है, जब पहले फूड डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट होती थी, करोड़ों अरबों रुपए के जूट बैग्स आते थे, पॉलीथीन आता था, उसके बाद फिर गंदम अरबों रुपए की खरीदी जाती थी। आपका क्या ख्याल है कि सारा कुछ बड़ा शफाफ हो जाता है? एग्जैक्टली। ये सारे बड़े अफसरान, छोटे देखें, एक इंस्पेक्टर या डीएफसी या एएफसी जो है वो एक ज़िले में एक सेंटर पे मौजूद होता है, उसने उस लेवल की करप्शन करनी है। लेकिन आपके जो बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको कभी कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने कभी कोई करप्शन नहीं की, जिनके लिए नीचे वाला अमला भी करप्शन करता है, जिनके लिए ठेकेदार भी बेज़ाब्तियाँ करता है, 2 नंबरियाँ करता है, चूँकि उसने कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। आप यकीन करें कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है कि जब भी प्रोक्योरमेंट होती है अरबों रुपए के बीच में हिस्से रखे जाते हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, उसके बगैर आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। तो ये जो बड़ी मछलियाँ हैं, ये कहने की हद तक है कि हो जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन होगा, मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। अच्छा, प्रोसीजरली मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और एसआई साहब भी शायद मेरी बात से इत्तफाक करें कि जो महकमे में डेपुटेशन पे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और लूटमार करके महकमों को बंद करके चले जाते हैं, भाई उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आपके महकमों पे होली सोली उनके अपने अफसरान कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट भर्ती हो, ताकि जब इदारे बंद हों तो उसके जिम्मेदार करके वो भी साथ अंदर जेल में जाए। भाई ये क्या तुक है? आज कितने एमडी यूटिलिटी स्टोर आज तक इसके बनने से लेके सैकड़ों बंदे होंगे जो डेपुटेशन पे आए, एमडी लगे, नीचे डीएमडी लगे, मुख्तलिफ मैनेजर्स लगे, डायरेक्टर्स लगे।
अब वो अपना हिस्सा पूरा करके वापस महकमों में चले उन्होंने जाएंगे, अच्छी मौजें भी कर ली, जेबें उनकी भी भर ली, तनख्वाहें उनको चलती क्या फर्क रहेंगी। पड़ता है? हाँ। वो लोग जो डिस्प्ले में खड़े थे स्टोर्स के अंदर मुलाजमत कर actually रहे जो थे, मेहनत भी करते एक्चुअली जो मेहनत कर रहे थे, उनका क्या कसूर है? मुझे तो अच्छा उनका चले खत्म वो करती है। मैं कहता हूँ जब वो करप्शन करते होंगे, बड़ी होगी तो 2000 की दिन की होगी। फिर आपके पास सिस्टम है, आप कहते हैं हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, हम हर चीज़ आईटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, बार कोड लगा दें, आपकी सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी। हर स्टोर पे यही चीज है, हर स्टोर आप बाकी स्टोर्स पे अगर कोड्स लगे हुए हैं और वो स्कैन करते हैं और बिल्स बन रहे हैं तो आपकी ये चोरी रुक सकती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सिस्टम को इसलिए ठीक नहीं किया जाता, बड़ों की दिहाड़ी बंद हो जाती है। यही अगर कोई बड़ा ईमानदार अफसर आ जाए उसको वहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता, जो सिस्टम को बेहतर करना चाहता है। मैंने तो यही देखा है अपने जितने भी मैं डिपार्टमेंट्स कवर करता हूँ, दुरे भाई के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। तो ये जो बंदा सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कोशिश करता है उसको फौरी वहाँ से हटा दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, ये कहती हैं सीएम साहिबा। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम की अदम दस्तियाबी और ग़िज़ा की किल्लत बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। दुरे नायाब, मेरा ख्याल शुक्र है कि उनको बात समझ आ गई इदराक हो गया है, इस चीज़ कुछ चीज़ का एहसास हुआ है कि बहुत सारे मसाइल तो हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन सबसे ये पहले रूट कॉज है। रूट कॉज है। आपको आबादी का मसला ही हल करना पड़ेगा, आपको उसके हवाले से एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। बहबूद आबादी तो मेरा ख्याल अब मुझे अब तो नजर ही नहीं आता, वो तो गैर फाल हो बिल्कुल गया। आप आज से वो 10-15 साल पहले चल हाँ, रही वहाँ थी के लोग तनख्वाहें जरूर ले रहे होंगे दुरे नायाब, ठोस मुलाजिमीन भी निकल आएंगे। और मैं तो इस चीज़ पे अक्सर हंसता हूँ, मतलब कि किसी की दिल आज़ारी के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन मजाक में बात ये कर रहा हूँ कि जिसका बस चलता है ना, बस पर फिर वो बच्चों की लाइन ही लगा देता है, ठीक है। वो इस चीज़ में मतलब कि वो ज़रा भी नहीं सोचता और वो सबसे पहले ज्यादती अपने साथ करता है, सबसे पहले अपने क्योंकि साथ, उसने 10-12 बच्चों को या 5 बच्चों को उसने किस तरह तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, उसने उनकी फूड किस तरह से पूरे करने हैं, हेल्थ के इशू किस तरह करने हैं, रिहाइश किस तरह करनी है, सबसे बड़े मसले ये 4-5 बुनियादी और आप मुझे बताएं, आपके 4-5 बच्चे हैं, माशरे में महरूमियों के साथ आप उनको मार्केट में छोड़ रहे हैं, तो वो क्या जिंदगी भर करेंगे? बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। क्राइम नहीं करेंगे, वो अपनी जरूरियात पूरी सारी जिंदगी एहसास कंट्री में बट रहेंगे। हुकूमतों की जिम्मेदारी ये है कि कुछ बड़े लेवल पे ऐसी कैंपेन ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हो चुका है, हम बहुत देर हैं। मैंने 8 से 10 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था और जाहिर साइंसा भी पढ़ते हुए हम ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे उस वक्त की स्टडीज पढ़ रहे हैं। वो आज तक अमेरिका, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इंसेंटिव रखे हुए हैं कि अगर आप एक बच्चे या 2 बच्चों के साथ अपने खानों को सर्वाइव करेंगे तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। अगर आप ज़्यादा बच्चों पे चले जाएंगे तो हम आपकी ये फैसिलिटीज ले लेंगे, ठीक है। अब पूरी दुनिया में ना आप वेलफेयर स्टेट ऐसे तो नहीं बनी, तो उन्होंने एक लिमिटेशन रखी है कि अगर 1 से 2 बच्चे हम करेंगे, उनको हम पाल भी लेंगे, उनको रियासत भी उनको सपोर्ट कर देगी, उनकी फीडिंग का, उनका दूध का बाकी खर्चा भी दे देगी, दे भी रही है बहुत सारी वेलफेयर कंट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, हमने कोई इंसेंटिव नहीं दिया। और माजरत के साथ जो मजाक किया जाता है कि भी एक गरीब के पास अगर वो अपने बच्चों के साथ और मुख्तलिफ चीज़ों के स्पोर्ट के अलावा क्या करे, उसके पास है क्या, उसको आपने क्या इंसेंटिव दिया है, उसको आपने तफरीह क्या दी हुई है कि वो किसी और तरफ भी उसका ध्यान चला जाए। बड़ी चीज़ें हैं, हम इन पे खुल के बात नहीं करते, हमने इनको टैबूस बनाया हुआ है और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक बहुत ज़्यादा गैर मतवाजन किस्म की ग्रोथ आ रही है ना, मसाइल भी बढ़ रहे हैं ना, जब आबादी बढ़ेगी, हर मसाइल की जड़ है। हाँ, जब आबादी आपकी बढ़ेगी आपके मसाइल बढ़ेंगे। पहले हम देखते थे कोई एक वो फिर भी चलता था कुछ ना कोई अखबारों पे, टीवी पे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स और टीवी पे अच्छी खासी एड्स चलती थी, लेकिन अब तो पिछले 8-10 साल से बिल्कुल वो जीरो हो गया है। ये मैं तो खुद पढ़ के बड़ा हैरान हो गया हूँ कि आज सीएम साहबा ने बड़ा अच्छा ये मैसेज दिया है कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, उसने क्या स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे फिर वो दुरे भाई वाली बात है कि यहाँ पे लाइन लग जाती है बच्चों की, आप अपने वसाइल नहीं देखते, सोर्सेज नहीं देखते। आप ये देखें कि आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से पाल सकते हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप अपनी इनकम की ग्रोथ क्या कर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो आपका बेहतरीन फ्यूचर है। तो अगर आपके 6 बच्चे हैं और उनको आप अच्छे स्कूल में लेके जा रहे, उनको आप हेल्थ की प्रॉपर सहूलियात नहीं दे पाते, आप उनको इंटरटेनमेंट के लिए कहीं नहीं लेके जा सकते, जब आपके घर के खर्चे नहीं पूरे होने तो आपने बाहर क्या लेके जाना है। आपके घर से लड़ाई झगड़ा ही नहीं खत्म होता। बिल्कुल ऐसे ही।
तो और इन लड़ाई झगड़ों की और ये जो आजकल घरों में अब हमारी अगर हम जाए ना कि इसकी रूट कॉज क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं मसला यहाँ से स्टार्ट होता नजर आता है। तो अच्छी चीज़ है सीएम साहब ने इसका इदराक किया, लेकिन इसके लिए फौरी कुछ करना भी होगा, क्योंकि जब तक रियासती सतह पर कुछ नहीं होगा, आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो उसके नताइज भी उस तरह से नहीं आएंगे। इंडिविजुअल के करने से कुछ नहीं होगा ना, इसको बड़े लेवल पर करना होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है कि अवाम पर एक और बोझ है, मोटरसाइकिल का भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। आई डोंट थिंक सो ये बोझ है। एक तो माहौल के हालात जो हम देख रहे हैं, फिर अगर आपकी मोटरसाइकिल का आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको पता होगा कि आपकी मोटरसाइकिल सही है नहीं है, उसको आपने ठीक कराना है। आज तो मोटरसाइकिल लेना भी किसी के लिए आसान नहीं है। अली साई साहब, ना ये ताहिर ने जो पहली चीज़ दिखी है आवाम पर एक और बोझ, ये बोझ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, नहीं बोझ है। लेकिन एक और चीज़ है कि को तुसी पंजाबी की कहावत सुनी है, अग्गा दौड़ तो पिछा चोर। आपने गाड़ियों के तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिल नहीं रहे, आपके पॉइंट्स इतने है नहीं, आपके यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ, आपके यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ, उनके पास आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे नहीं सके। आप बाइक्स तो आपकी पता है जितनी गाड़ियाँ फ़र्ज करें साल में अगर 2 लाख रजिस्टर्ड होती हैं, और बाइक्स जो हैं वो कम से कम 13 से 14 लाख रजिस्टर्ड होती हैं। आप इतना मैकेनिज़्म आपके पास है नहीं। आप या तो ये करें ना, जिस तरह ये माहौलियात वाले स्टिकर लगा रहे थे कि 4 साल या 5 साल वाली जो गाड़ियाँ उनको एग्जम्प्ट करें, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हैं उनको आप लगाएं। आपने सारी गाड़ियों पे लगा दिए हैं, वो लोग बेचारे लाइनों में लगते हैं, दूसरे शहरों से आके भी लोग बेचारे 6-6 घंटे वेट करते हैं, फिर बारी नहीं आती। या तो आप मैकेनिज़्म इस तरह का बनाएं कि आपकी गाड़ी या बाइक जाए 10 मिनट लगने हैं, 15 मिनट लगने हैं, या एग्जैक्ट आप टाइम दें, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर लें कि आपका टाइम है 10:10 पर, चलें को 5 मिनट लेट हो जाए, वहाँ पे जाते हैं। मैं कल एक रेस्टोरेंट पे गया हूँ, बड़ा कौन सी बड़ी बात है, आपके पेट्रोल पंप पे आसानी से सहूलत बड़े रेनाउंड रेस्टोरेंट पे गया हूँ, उन्होंने कहा हमारा तो नेट बंद है, बिल जो है वो आपका मैनुअल निकलेगा। तो आपके यहाँ पे नेट बंद हो जाए, आपका सिस्टम बंद, आपका सारा सिस्टम ख़त्म। और जो सरकारी इदारे हैं, जब उनके मुलाजमीन का काम करने को दिल नहीं करता, वो कहते हैं आपका जो सिस्टम है वो डाउन हुआ हुआ है, यहाँ पे सिस्टम चल नहीं रहा। बिल्कुल बाइक्स की फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी चीज़ रोड पे आती है उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप आवाम को फैसिलिटेट तो करें। अगर आवाम से आप पैसे ले रहे हैं तो आप, मेरा ख्याल है वो हमारा राइट होता है। मैं अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाता हूँ या अपना कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस लेता हूँ, मैं पैसे दे रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो डिपार्टमेंट मेरे पे एहसान कर रहा है, और ऊपर से आप डांट भी खा रहे होते हैं, आपका काम बगैर पैसों से हो भी नहीं रहा होता। अब भी इन्होंने, मेरा ख्याल है वो एक विक्स कंपनी को दिया हुआ है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, वो मेरा ख्याल लारी अड्डे में है, किसी और जगह भी पॉइंट होगा, फिर आपको पॉइंट्स भी इतने बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। और ये अभी मैं इसमें पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको हम चेक करेंगे, हमारे पास पहले फोर्स नहीं थी, ये तो पॉसिबिलिटी LPG गाड़ियां इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ये तो हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं जिसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वैसे तो कभी एक्टिव नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो फिर किसने देखा? ये या तो ट्रैफिक वाले कर रहे होते हैं, हाँ। या को पुलिस को कभी कभी खसूसी टास्क दिया जाता है तो वो फिर थोड़ा बहुत एक्शन करते नजर आते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो मैंने कभी एक्टिव नहीं देखा। पता नहीं कोई आपने खबर पढ़ी हो तो मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। दुरे भाई हो सकता है नहीं जी, मैं भी महरूम ही रहा हूँ खुशखबरियों से। ये कल असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अच्छा। और सेक्रेटरी साहब ने बड़ा बरमला जो है मीडिया को बताया कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ पे अच्छा बंदा होता, सोच समझ रखने वाला साफी, तो वो ये ज़रूर पूछता कि क्या आपने जो लाखों मोटरसाइकिलें आप उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जा रहे हैं, जो उन पे बैठे लड़के होते हैं, कम उम्र नौजवान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहे हैं। अब क्या ये वो ज़्यादा बड़ा खतरा, अब क्या ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनकी कोई फिटनेस पे भी तवज्जो देना, वो भी लाइसेंस होल्डर हो ऑफिसर, तो उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें चेक एंड बैलेंस करें। कोई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो चीज़ों को भी देखे। उसके बाद माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं उनका आप क्या कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे तो आ रहे हैं,
असल में इनको प्रॉब्लम सबको ये है कि जी हमको नया एक इनिशिएटिव नहीं, दिखा के मैडम को वज़ीर आला को वज़ीर आला को खुश करें। बस इसके अलावा बिल्कुल इनका सही दिमाग इस पे आगे चल ही नहीं रहा। यहाँ पे सीएम साहिबा को ये पता चल जाए हम काम कर रहे हैं। ना यहाँ पे मैंने ये देखा है जो अदारे हैं वहाँ पे कोई बंदा ये नहीं काम कर रहा कि पब्लिक को फैसिलिटेट क्या करे। करना है? वो कहते हैं गवर्नमेंट को नजर आना चाहिए। बड़े बड़े अफसरान बड़े कहते बड़े हैं अफसर इस परेशान कहते हैं कि ये खबर चल जाए ताकि सीएम साहबा को नजर आ जाए। ये ग्राउंड लेवल पे जाके कोई काम नहीं कर रहे। आपको अब ये लोडर रिक्शों से परेशान है, चिंगशी रिक्शे से परेशान है। जब ये बन रही थी, जब ये सड़कों पे आ रही थी, तब आपने नोटिस कहाँ थे तब आप? अब इससे कोई लाखों लोगों के रोजगार जुड़ गए हैं। अब वो लोग हैबिचुअल हो गए हैं। अब आपके जो लोडर रिक्शे हैं वो रात को आपकी चीज़ें लोड अनलोड कर रहे होते हैं, दिन के औकात में भी आपके काम आ रहे होते हैं। चिंगची रिक्शे रोज़ाना लाखों की तादाद में लोगों को, सवारियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ रहे होते हैं। अब लोग हो गए हैं हैबिचुअल। अब आप करेंगे सबको तकलीफ होगी। जब ये सिस्टम शुरू हो रहा था तब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे था? बिल्कुल सही कहा। अब 1.5-2 करोड़ से ज्यादा बाइक्स हैं शहर में। अब आपको याद आ गया इनकी जो अच्छा, टेस्ट। आप फिटनेस सर्टिफिकेट ले भी लेंगे बाइक्स का, उसके बाद आप इससे आगे क्या करेंगे? एक सवाल ये आता है, आपने बाइक का फिटनेस सर्टिफिकेट ले क्या आप लिया, डिस्पोज ऑफ करेंगे जो अनफिट होगी? लेकिन साई साहब बाइक से नुकसान जो शहरियों को पहुंचता है वो फिटनेस वो ज्यादा नुकसानदेह है। वो उससे बड़ा बच्चे खतरा है। जब जाके किसी में मार देते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, वन वे व्हीलिंग के करते हैं, खिलाफ उससे बड़ा खतरनाक तो मसला भाई जो मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करती है हमने आज तक की नहीं है, लेकिन वो फिट मोटरसाइकिल होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल वो सही ये है। नहीं है कि कोई मामूली या टूटी फूटी नहीं जी, मोटरसाइकिल उससे है, आप वन कर ही व्हीलिंग नहीं करे। सकते हैं। अच्छा जी, इंसदाद स्मोक केस है। रेस्टोरेंट रात 12 बजे बंद करने का हुक्म है। नहर पर अदालत की इजाजत के बगैर कोई दरख्त नहीं कटेगा और मियावाकी की तर्ज पर जोहर टाउन में दरख्त लगाए जाएं, जस्टिस शाहिद करीम ये कहते हैं। और जस्टिस शाहिद करीम हर जुम्मे को समाअत करके इस तरह के हम देख रहे हैं कि खासा कंसर्न शो करते हैं माहौल को साफ रखने के हवाले से। अमल दरामद कहाँ हो रहा है? अच्छा जी, मैं बड़ी माजरत के साथ अदालत के आगे हाथ जोड़ के, रिस्पेक्टफुल हमारे लिए अदालत है, मैं ये बात कहूँगा कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी हेयरिंग्स करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेके जाते हैं, बॉदर कोई नहीं करता ना। अब यही बात है कि अब ये अदालतों का सब्जेक्ट नहीं है। कहाँ है आपका माहौलियात? अदालतों को बॉदर करना छोड़ दिया गया है। आपने शाहिद करीम साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि विदाउट पार्किंग स्पेसेस प्लाजे नहीं बनेंगे, और जिनके आगे स्पेसेस नहीं है उसको रेस्टोर कराना चाहिए। भाई कहाँ गई वो बिल्डिंग? मैं कल पूरे जौहर टाउन में फिर रहा था, आगे पाइन एवेन्यू में रायविंड तक ऐसे प्लाजे एलडीए बनवा रहा है जिनके आगे पार्किंग का नामो निशान नहीं है। अगर साइज अब अपनी एरिया की तरफ जाए, आप अपने सब्जादार की तरफ देखें, ऐसे ऐसे प्लाजे बन रहे हैं जहाँ पे एक गाड़ी सीधी नहीं लग सकती। तो भाई इनकी रिट किधर है? फिर रिट को ठीक कराने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? दरख्त अभी भी पीएचए काट रहा है, धड़ल्ले के साथ काट रहा है, पार्किंग आप नहीं छोड़ रहे, ना छुड़वा पा रहे हैं, एलडीए धड़ल्ले के साथ इलीगल बिल्डिंग्स बनवा रहा है। इसके साथ एमसीएल ने भी अपनी कसर उठा रखी है। जो अंदरून शहर है वो खत्म हो चुका है। वॉल्ड सिटी के अंदर अब आप चलने की जगह भी नापैद होती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा अगले 5 साल बाद आप पैदल कैसे जो लोग वहाँ कारोबार कर रहे हैं वो किस तरह? तो मुझे ये बताएं कि अदालतें अगर बहुत अच्छा इकदाम कर रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1% हालांकि कोर्ट तक ये बात जानी नहीं चाहिए। ये तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, ये इन लोगों के काम है जो कोर्ट कर रहे हैं कि आपने रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग को इंश्योर करवाएं, आपने दरख्त नहीं काटने। यहाँ पे पार्किंग प्लाजों की बात हो रही है, किसी प्लाजे के बाहर कोई पार्किंग का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। यहाँ पे तो अपना जेब गर्म की जाती है, जो मर्जी कर लें, और जितना बड़ा बंदा है जितना सबसे ज़्यादा वायलेशन वो करता है। जितना बड़ा प्लाजा होगा उतनी बड़ी वायलेशन होगी। मुझे याद है मैंने एक जेल रोड पे बहुत बड़ा प्लाजा है, मैंने उसको सील करवाया, उसका 4 साल का प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं था, 23 करोड़ रुपया टैक्स था। तो जितना बड़ा बंदा है उतनी बड़ी वो वायलेशन करता है। गरीब आदमी की कमर्शियल दुकान का 10,000 रुपया होगा, आप जाके सील कर देंगे। अच्छा, यहाँ बहुत सारी जगह दुरे नायाब आप बेहतर जानते होंगे ऐसी हैं जहाँ पर बेसमेंट में पार्किंग तो उन्होंने दिखा दी है, लेकिन वहाँ पे भी दुकानें बनाई नहीं है ही नहीं पार्किंग दिखाने की हद तक। तो क्या अच्छा, दूसरा फ्रॉड ये भी देखे ना कि एक खाली प्लॉट है, उसके अंदर आरजी स्ट्रक्चर लगाते हैं और अंदर चाय कैफे खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अंदर आने वाले सैकड़ों लोग, उनकी गाड़ियां सड़कों पे पार्किंग पे, मुल्तान रोड पे 2-3 पॉइंट है। मैं जौहर टाउन तो बहुत ज्यादा है, 100 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ एलडीए का दफ्तर भी, एलडीए के दफ्तर भी है, नाकतले हो रहे हैं, उनके नाकतले हो रहा है। फिर ये ऐसी गंदी प्लानिंग करते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि एक रायविंड रोड की साइड पे पाइन एवेन्यू पे गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर के ऊपर इन्होंने कमर्शियल प्लाजा को परमिशन दे दी है। उनकी गाड़ियां उस गोल चक्कर पे आके खड़ी हो जाती हैं, पार्क हो जाती हैं, एक अंदर लेयर
एक सर्विस लेन पे पार्किंग फिर लेयर ट्रैफिक का और क्या एक हाल मेन रोड पे एक गाड़ी की लेयर। वाह, ये भी कहीं नहीं दुनिया में। और अब इस वक्त हालत ये है कि पूरे सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर बने हैं उनके चौकों पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। अब वहां पे वार्डन खड़े करके ट्रैफिक चलानी पड़ रही होती है। वार्डन मैनुअली खड़े एक तरफ की रोकते हैं, दूसरी तरफ की आती है, दूसरी तरफ की रोकते हैं, फिर चौथी तरफ की आती है। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, इस पे भी फोकस करने की जरूरत है। एलडीए इस वक्त लाहौर शहर के अंदर आपकी पार्किंग के मसाइल का सबसे बड़ी एक फसाद की जड़ बना हुआ है। एलडीए ही इस वक्त आपके अंदर जो हाउसिंग के मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए फसाद की जड़ बना हुआ है। एलडीए ही गरीब लोगों की सरमायाकारी जो गैर कानूनी स्कीमों में डूब रही है उसके फसाद का जड़ बन रहा है। और ये तमाम वो मसाइल है जिसपे कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुए हैं उनको, और वो डायरेक्शन पे अमल दरामद ये सब हो रहा है, तो फिर अंदाजा कर लें कि ये तो सिलसिला नहीं रुकने वाला। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक घर पर नस्ब सिंगल फेज मीटर की तादाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। एक से ज्यादा मीटर के खिलाफ कार्रवाई करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। तो आपने पहले लगने ही क्यों दिए भाई? सारिफ का क्या कसूर है? सर मेरा क्या कसूर है? मैंने तो पैसे देके मीटर लगवाया, आपको तब ख्याल नहीं आया? इस पे बड़ी कलाबाजियां हैं। बड़े अरसे से सिपरा साहब ये खबर दे रही है और उसके रिबर्टल में कभी ये आ जाते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, जो खबर सिपरा साहब दे दें जिम्मेदारी के साथ उसका पहले रिबर्टल आता है, लेकिन हो जाता है फिर हो जाता है, बिल्कुल। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। अच्छी तरह मेरा याद है, क्या कसूर है? मैंने तो पैसे देके मीटर लगवाया ना। आपका तो कोई कसूर नहीं, आपने तो पॉलिसी के तहत लगाया। बिल्कुल। अगर ये पॉलिसी नहीं थी, मुझे महकमा अलाउ ही ना करता कि भाई आप नहीं लगा सकते। आपकी पॉलिसी थी कि एक फ्लोर पे एक मीटर लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिला घर है, कानून इजाजत देता है कि आप 3 मंजिला घर बिल्ड कर सकते हैं। आपने 3 फ्लोर लगा लिए, आपने 3 मीटर लगा लिए, आपने 2 फ्लोर बनाए 2 मीटर लगा लिए, पॉलिसी थी आपने लगवा लिए, ठीक है। अब उन पॉलिसी साथ से पूछे कि आप एक चीज आप कैसे ले सकती हैं? क्या कभी आप इनके रोने देखिए कभी सरकारी मुलाजमीन के, चाहे वो एलडीए के हो, चाहे लेस्को के हो, चाहे वो इनके एक्साइज के हो, कि इनको कहा जाए कि आपने जो 10 साल तनख्वाही लिया ना वो ठीक नहीं है, अब वो 10 साल की तनख्वाही वापस कराए। कभी आपने देखा इनको? इनको शर्म नहीं आती इस बात पे कि हम वो फैसिलिटी जो सरकार ने किसी कानून के तहत दी हुई है हम कैसे वापस ले सकते हैं? अब ये जबरदस्ती महंगी बिजली, नाजायज बिजली बेचने के लिए अवाम के साथ ये हथकंडे करेंगे तो ये इंतहाई ज्यादती वाला अमल है और ये नहीं होना चाहिए। क्या वो 2 मीटर लगा के बिजली चोरी कर रहे हैं? क्या वो 2 मीटर लगा के पैसे बिल आ रहा है, पे कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं जी प्रोटेक्टिव कैटेगरी में रह सकने की सर पहले याद नहीं था इनको? नहीं, वही बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव कैटेगरी पे कैसे रह सकते? 200 यूनिट कौन इस्तेमाल कर रहा है? 200 यूनिट तो मेरे ख्याल 8 दिन में पूरे हो जाते हैं। सर आपके 2 मरले के घर में किसी के ये 2 इतने नहीं पूरे हो रहे। नहीं, फिर कई घरों में होता है कि एक ही पोर्शन होता है, उसमें 2 भाई रह रहे होते हैं, उनकी नहीं आपस में बनती हुई, तो वहां पे भी 2-2 मीटर लगे हुए हैं। आपने पहले लगाए क्यों? पहले वही जो हम बात कर रहे थे कि आप तब कहाँ सोए थे जब ये आपने शुरू किया। या तो हो एक गिने चुने घरों पे हो या सिलेक्टिव चीजें नहीं जी, ये तो बहुत हर घर पे 4-4 मीटर लगे। मैं हज पे था, मेरे घर में एक फ्रिज चल रहा था, एक लाइट चल रही थी, ठीक है। मैं नहीं था, घर बंद था, ठीक है। 200 यूनिट तो वो भी क्रॉस कर गया और 17,000 बिल आ गया। तो मुझे बताए, हाँ जी, मुझे बताए किस गरीब के साथ क्या होगा यार? कहाँ, मतलब कि ये तो नाजायज बात है ना कि वो प्रोटेक्टिव कैटेगरी में आ जाए। वो प्रोटेक्टिव कैटेगरी में कभी नहीं आ सकते, वो इनके नाजायज कैटेगरी में आएंगे और वहां पे जलील होके वो बेचारे जो है ना भारी बिल भरेंगे। वो कल मैं एक्साइज में बैठा हुआ था तो उसमें एक बड़ी मजे की चीज थी कि एक जो बड़ा अफसर है वो पहले एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करता है, कहता है कि इसको पासवर्ड नहीं देना, गाड़ियाँ सिस्टम में ये ना कर सके। फिर उसने कहा इसको पासवर्ड दे दें, इसकी डाक नहीं फाइनल करनी। उसमें फिर वो कहते हैं कि फिर उसका वो ऑडिट करवाएगा, उसके भी पैसे लेगा, पासवर्ड देने के भी पैसे, डाक आगे फाइनल करने के भी पैसे, फिर उसका ऑडिट करवाएगा, ऑडिट में उसको तंग करेगा, उसके भी पैसे लेगा, फिर उसको सस्पेंड करेगा, सस्पेंड करने के बाद जब हाल करेगा फिर पैसे लेगा। तो इसी तरह जब आपने मीटर लगवाया तब हमने रिश्वत दी, जब अब ये चेकिंग के लिए आएंगे फिर हम इनको पैसे देंगे, जब ये मीटर उतार के ले जाएंगे दोबारा हम इनको कहेंगे लगा दें, फिर उसके पैसे लेंगे। इनकी तो मौजे हैं, अजीब मजाक लगा, इनकी तो मौजे हैं, इनके तो मजे हैं। जो मर्जी सिस्टम जब मर्जी शुरू कर लेते हैं। जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? और सर साहब जिन लोगों ने एक्शन लेना है अनफॉर्चुनेटली वो तो बिजली अपने पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सही बात, वो तो फैसिलिटेट हो रहे हैं। अच्छा जी, लेस्को में एक्शन भी हुआ है, वो भी सुन ले। लेस्को के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक्सियन तब्दील 2
OSD, उमर बिलाल शेखुपुरा से तबादला, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शालामार सर्कल मुकर्रर एक्सीएन बागबानपुरा डिवीजन कामरान नवीद OSD बना दिए। और माफी दे दो यार, केड़ी सजा मिल गई है, OSD केड़ा कौन सी एक्शन सजा क्या हो गया? दोबारा बहाली हो जाए। नहीं यार, या ट्रांसफर हो गई या OSD हो गई है, तो क्या है कि अच्छा, मुझे लगता है कि लेस्को में ना आप जो तबादले भी करते हैं वो भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाहर किसी के तो अपने अपने इलाके में एक असर और रसूख है। मुझे एक टाइम में एक स्पीकर साहब थे, उनके लफ्ज़ याद है, वो कहते हैं यार ये जो आपका मीटर रीडर होता है ना, कहते हैं मैं पंजाब से लेकर स्पीकर होकर उसका तबादला नहीं करा सकता। आप कहाँ बैठे हैं? मिनिस्टर और MP MN की क्या वैल्यू है? वाह, और पुरानी बात है ये। और फिर हमने वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को देखा कि वाकई जो एक लाइनमैन होता है, जो एक मीटर रीडर होता है, उसकी पावर क्या होती है, उसके इख्तियारात क्या होते हैं, और वो कितना बड़ा बादशाह होता है। वो किसी भी मीटर को, किसी भी रीडिंग को यहाँ से यहाँ उठा के, वहाँ से वहाँ उठा के फेंक देता है, और उसके पास इतने ज़्यादा तरीके होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। नहीं, ये जो ताकतवर लोग हैं, जो माफियाज हैं, आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। ये जो हमारे एयरपोर्ट की चौकी के मुलाजमीन हैं, इनको IG ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे बड़ी बात उसकी वजह पता है क्या? ये जितने कांस्टेबलान है, ASI है, सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने फौरी प्रोटोकॉल देने हैं, और खुसूसन अगर किसी अफसर की मिसेज है, उसको इतना प्रोटोकॉल देना है कि जब कोई इशू बनना है, उसने फौरन बाजी को फ़ोन करना है, बाजी ने साहब को कहना है कि भाई इसको नहीं, और बाजी ने साहब पे हावी हो जाना है, और साहब जो है ना वो आप अपने देखें वहाँ पे सरकारी मूल भूल साल, जाते हाँ हैं। साल से ये कर रहे हैं। 2018 में एक DIG साहब ने इनके ट्रांसफ़र किए थे, और ये मैक्सिमम 3 या 4 माह रहे थे, और उसके बाद फिर वापस वहीं पे चले गए। तो ये जो ताकतवर लोग हैं, जो माफियाज हैं, जो पैसे लेते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, और पैसे लेके ऊपर तक जाते हैं, वो कोई आम आदमी नहीं होते। मैंने हर डिपार्टमेंट में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी ताकत के साथ करप्शन कर रहे होते हैं, हर बंदे को पता होता है, लेकिन उनकी सेटिंग ऐसी होती है कि उन्होंने अपनी सीटों पर विराजमान भी रहते हैं और जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं, और कोई नहीं इधर-उधर कर वो सकता। जितने मर्जी पैसे कमा रहे होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे ही है। चलें जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि मौसम निगरानी के लिए 500 कैमरों की तनसीब की जाएगी। शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। अभी तो ये कैमरों की तनसीब होगी, अभी क्या हमारा शहर सेफ सिटी है? अली साई साहब, हाँ, कहते तो यही हैं। उस दिन अज़मा बुखारी साहबा ने भी कहा है कि बड़ी हद तक कमी हो चुकी है। DIG ऑपरेशन लाहौर भी कहते हैं कि जब से वो आए हैं, डकैती राबरी में तकरीबन 34% या 44% डिक्रीज़ आया है। लेकिन जो इनका डाटा मैं IG ऑफिस में देखता हूँ, वो पता नहीं कुछ और तरह का है। और उसमें जो मैं कंपैरिजन देख रहा था पिछले 4 सालों का, उसमें तो बहुत ज़्यादा बूम आया है। लेकिन ये कहते हैं तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं। ये कैमरों के हवाले से अगर बात कर लें, तो कैमरों के हवाले से मैं उस दिन प्लानिंग है ये खरीदने? सेफ सिटीज़ में बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मुल्तान रोड पे, शादरा में, और थोड़े जिस तरह के जो शहर के रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे होता ये है कि जो वारदात होती है ना, वो कैमरों का अब उनको पता है जो वारदातें करने वाले, तो उन मकामात पे नहीं करते। ये इन वाले हॉटस्पॉट्स पे ज़्यादा चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं 15 पे भी और पुलिस को भी, तो उन जगहों पे हम 500 कैमरे इजाफी लगाएंगे ताकि वारदात को कंट्रोल कर सकें और पुलिस को मौसर जो है वो मॉनिटरिंग मिल सके। चालान तो नहीं ज़्यादा मौसर होना शुरू हो जाएंगे? ना, ये चलान वाले हैं नहीं। अच्छा। चलान वाले तो मेरा ख्याल तकरीबन 1100 के करीब कैमरे हैं। और उसमें भी अभी ई चलानी जो है वो बढ़ना शुरू होगी। अभी मैं उस दिन बैठा हुआ था तो 7800 में से तकरीबन 6000 के करीब, 5500 से 6000 के करीब चल रहे हैं कैमरे। वो भी आपको पता है आजकल मौसम जो है वो रेनी सीज़न है। बैटरीज़ का पहले इशू था, वो इन्होंने नई ले ली, सारी बैटरी चेंज हो गई। अब बैकअप के तौर पे चीज़ें होती हैं, तो वो कैमरे आपको साहब, ये क्या प्लान है? ये विजिबल कैमरे होंगे क्योंकि इसको तो आपने क्राइम के लिए यूज करना है? नहीं, ये सारे ये रूटीन के कैमरे हैं जो इनको मतलब आपने छुपा के नहीं लगाना? नहीं, छुपा के तो लगा ही नहीं ना सकते। अब ये सारी साइड्स पे आपके कैमरे लगे हैं। इसका एक इम्पैक्ट ये भी आता है कि जब आपका कैमरा लगा होता है तो जो वारदात करने वाला वो कोशिश करता है कि इन कैमरों से हट के वारदात की जाए। और जब से CCD आई है, और आपको पता है, आपने अभी भी आज भी मेरा ख्याल है 2-3 मुकाबले हुए हैं, 2-3 बंदे लाहौर में ही हुए हैं। तो ये अब पुलिस ने एक तो ये किया है कि ये जो दावा करते हैं कि डकैती में जो है वो बड़ा फ़र्क है, अगर हकीकत में है तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और जिस तरह ये बंदे मर रहे हैं पुलिस मुकाबलों में,
अभी तक चले मान लिया कि ये कैमरे लगाए जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक जो शहर में कैमरे लगे हैं वो कितना हेल्पफुल हैं क्राइम कंट्रोल करने में, उसका रोल बता दें मुझे। है ना, अगर इसको प्रॉपरली जब से ये ठीक होना शुरू हुए हैं, आपको पहले पता है आपने और मैंने पैमरा भी भुगते हुए 2 दफ़ा और फिर वो अल्लाह ताला का करम हुआ, वो बिल्कुल इनको फायर बैक हुए। लेकिन जब से निगरान सेटअप में इनको फंड्स एलोकेट किए गए, मौजूदा सेटअप में फंड्स इनको एलोकेट किए गए, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। चूँकि बुजदार साहब ने तो इनके फंड्स रोके रखे, बिल्कुल ऐसे ही, और वो सिस्टम बिल्कुल एक दफ़ा ज़ीरो पे चला गया ऐसे था। बिल्कुल बंद था। अब इनकी बैटरीज नहीं आ गई, अब इनका हार्डवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम चलता जा रहा है और कैमरे जो हैं वो 5,500-6 हज़ार पे चले गए हैं। तो जब आपके कैमरे चल रहे होंगे तो उसका इम्पेक्ट तो आएगा। अगर आपको, मैं वैसे एक सवाल अक्सर इनको पूछता हूँ, ये अब वो डाटा नहीं देते, पहले हर साल के एंड पे डाटा देते थे कि 5,000 केसेस में एविडेंस दे दिए गए। अगर आपके शहर में 5 लाख केसेस हैं तो 5,000 तो ना होने के बराबर है, या 10,000 भी आप दे रहे हैं एविडेंस, तो इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं। 16 अरब के आपने कैमरे लगाए हैं और आप एक वो केस लेके कहते हैं कि हमने ट्रेस करके दिया। आप सारे केसेस आपको ट्रेस करने चाहिए। आपने पूरे शहर में कैमरे साथ इंटीग्रेट किए हुए हैं, प्राइवेट भी, बिल्कुल। तो इसके बावजूद अगर और मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी जबरदस्त सवाल है, तो फिर अगर इसके बावजूद वारदातें हो रही हैं, क्राइम काबू नहीं हो रहा, तो फिर आपकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। और ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में शहर के जो प्राइवेट कैमरे, फोर्स बनाई जा रही हैं, हालात वहाँ के दुरे नायाब। अच्छा, शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है ना वो सीसीडी की वजह से आ रहा है। हाँ। और उसको लाहौर पुलिस बहुत कैश कर रही है कि जी हमारा बड़ा क्राइम कंट्रोलर है। सीसीडी का डर खौफ या अभी उनका पता नहीं है ना, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आने वाली फोर्स जो बड़ी आपके ऊपर ऑफेंसिव जा रहे हैं ना तरीके से आ रही है, उसके हमने काउंटर क्या करना है। मैं सिर्फ कैमरों पे एक बात जरूर हाईलाइट करूंगा कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे सेफ सिटी काम नहीं कर रही। खास तौर पे अब गाड़ियों के अंदर देखा गया है जो बहुत बड़ा वीवीआईपी कल्चर है, या जो शोबाज किस्म के लड़के, थोड़े नौ दौलतिया टाइप की जो फैमिलीज हैं, उन्होंने तमाम गाड़ी को टिंटेड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तमाम। अब वो फ्रंट शीशा भी टिंटेड कर लेते हैं, उसको डबल ग्लेज करते हैं, उसके अंदर भी एक टिंटेड लगाते हैं, बाहर भी टिंटेड ग्लेज लगाते हैं। आप उसको देख नहीं सकते दिन की रोशनी पे। आप उसको खड़ा करके, मैं चैलेंज करता हूं कि आप यूं खड़ा होकर अपनी आंख से भी देखें, और वो किस तरह सीसीटीवी की इनके कैमरों में आएंगे, वो सेफ सिटी के कैमरे में कैसे पता लगेगा। ये अब वो चीज रुझान पाती जा रही है बहुत तेजी के साथ, जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ आजकल शहर के अंदर। डबल ग्लेज शीशा और डबल टिंटेड शीशा, आप उसके अंदर से देख नहीं सकते। अगर इंसानी आंख नहीं देख सकती, कैमरा कैसे देख? वैसे ना कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप, इसकी परमिशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर अफसरान ने अपनी गाड़ियों को काले शीशे लगाए हैं, कि कोई जमाना था जब दहशतगर्दी थी, टेररिज्म थी, तो आप लगाते थे जी सिक्योरिटी पहलू उसको। अब आपने अपनी गाड़ियों को काले शीशे क्यों लगाए? मेरा तो ख्याल है हर एक की गाड़ी से काला शीशा हटाया जाना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कोई बड़ा अफसर है, चाहे कोई बड़ा अमीर आदमी है। आम सादा शीशे जो हैं वो चलने चाहिए। क्या मसला है, क्या इश्यूज हैं, कौन सी सिक्योरिटी है? जिस बेशरम आदमी ने कोई ऐसी हरकत करनी है, उसके पास आपकी सारी रैकी होती है, उसको आपको काले शीशों की ज़रूरत ही नहीं होती। वो सारा कुछ आप, जब दहशतगर्दी होती थी तो कोई काले शीशों वाली गाड़ी बची थी? अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, तो जब कानून आप की पासदारी करवानी है तो सारी गाड़ियों से काले शीशे उतारें। अच्छा, सेफ सिटी में साहिब एक तो ये पहलू आपका, क्योंकि इनपुट बड़ी जरूरी है, एक पहलू ये जो गाड़ी के ऊपर फ्लैश लाइट्स लगा लेते हैं, बिल्कुल गाड़ी के सामने बोनेट पे फ्लैश लाइट लगा लेते हैं, आप कैमरा उसको नहीं देख सकता। कैमरा जब आप, वो एलईडी लाइट्स हैं, इतनी खतरनाक हैं, आप जब उसका डिपर मारते हैं अगले को नजर ही कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही। और हादसा होते हैं, मैं कल परसों हादसा का डाटा जो देख रहा था, सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो ट्रकों की, हादसा की होती हैं, उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली की आती है, तीसरे नंबर पे कारों का नंबर है। तो जब आप किसी चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, जब आप सिर्फ कैमरे लगा के यही बता रहे हैं कि हम चलान करते जा रहे हैं, हम ये इक्का दुक्का वारदात, आप ये बताएं ना, शहर में आज 500 वारदात हुई है, 250 हमने मॉनिटर करके ट्रेस करवा के पकड़ लिया उसको। लाइव मॉनिटरिंग अब इनकी कहते हैं चल रही है। 1-2 केस होता है पूरे महीने में जो लाइव मॉनिटरिंग में पकड़ा जाता है, कोई माठा या चोर होएगा जो टूटी मोटरसाइकिल लेके आया होएगा। सही बात है। मसला ये है कि इसका फ़ायदा क्या है। मैं आपको पहले भी यही बता रहा था कि मैं इनको एक क्वेश्चन करता था कि आपने 2016 में 16 अरब या 14 अरब का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और इस प्रोजेक्ट में आप कहते हैं कि मैंने एक साल में 3500 या 3700 एविडेंसेस दिए हैं।
उस साल में अगर 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डकैती राबरी के फर्ज करें 1 लाख हुए हैं, तो 3500-3700 तो कोई एविडेंस नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल इसका ऐसे क्या है। फायदा? चलें जी, टाइम कम है, आप जरूर लगाएं 500 इजाफी कैमरे, अच्छी बात है, हमारा शहर सेफ होगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको प्रॉपर तरीके से एक्टिव भी होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जी। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, कुछ मिसालें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनसे अगर हम टाइमली सीख लें तो फिर उसके नताइज आगे जाके हमें अच्छे जो हैं, अब तो मैं ये कहूँगी हमारी नस्लें उसके नताइज भुगतेंगी। शहर लाहौर में आबादी बढ़ती चली गई, आबादी के साथ साथ आपने देखा कि घरों का फैलाव, सोसाइटीज़ का फैलाव बहुत ज़्यादा होता चला गया। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि ग्रीनरी ख़त्म होती गई और बेतहाशा सोसाइटीज़ बनती चली गई। और वो जो सोसाइटी बनी ना, जब आप देखते हैं ना कि किसी प्लानिंग के तहत कोई काम हो रहा है तो उसके नताइज भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर किसी प्लानिंग को फॉलो नहीं किया गया और जिसका जहाँ दिल चाहा उसने बस घर बना लिया और जिस तरह का चाहा बना लिया। मतलब अगर आपका एक रिहायशी इलाका है, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही है और लाहौर में बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है। अभी हम अपने न्यूज़ सेगमेंट में बात कर रहे थे, हम एलडीए के नाक तले अगर देख लें जोहर टाउन रोड पे, तो बहुत सारी जगहों पर नॉन कमर्शियल जगह है लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। आपको देखें कि रोड पर तजावुज़ात का मसला हो जाता है, ट्रैफिक का मसला हो जाता है। एक इलाका जो कमर्शियल है ही नहीं, वहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटी कर लेंगे, जहाँ पर कोई पार्किंग प्लाजा नहीं होगा, रोड पे गाड़ियाँ लग रही होंगी तो मसाइल तो खुद ब खुद होंगे। ऐसे में ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी, क्योंकि शहर लाहौर अब भर चुका है, तो नए शहर आबाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि रूडा ने अपने ज़िम्मे ली और नया शहर तो आबाद हो रहा है, लेकिन वेल प्लान्ड। जो चीज़ें मैटर करती हैं उसको हम अप्रिशिएट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट ये प्लानिंग कैसी है और जो इश्यूज़ हम शहर लाहौर में बार बार जिनका जिक्र करते रहते हैं उनको एड्रेस यहाँ पर कैसे किया जा रहा है ताकि आगे जाकर हमारे आने वाली नस्लों को इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर आपकी प्लान डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारे मसाइल भी नहीं होंगे, ये तजावुज़ात, ये ट्रैफिक, फिर आपका माहौल जो सबसे बड़ा आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है इस टाइम, तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी जी। डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग रूडा रुहेल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। लाहौर का आपने अच्छे तरीके से विजिट तो किया होगा, सो कैसा देखते हैं लाहौर? बेसिकली जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे क्योंकि ये एक प्लान्ड सिटी नहीं रहा, एक ऑर्गेनिकली ग्रो किया है और जिसमें हैपहैज़र्डली चीज़ों को अगर प्लान किया जाए तो वो कलेक्टिवली एक अच्छा सोल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। जैसे आपने कमर्शियल एरिया का जिक्र किया, कुछ एरियाज़ हैं जिनको कमर्शियल कर दिया गया लेकिन वो अगर प्लानिंग के रूट से देखा जाए वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी सूट नहीं करती। गुलबर्ग के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे कमर्शियल रोड्स को कमर्शलाइज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है किसी भी एरिया का जो कि एक सर्टन लैंड यूज़ को सपोर्ट करता है, तो उसी के लैंड यूज़ को वहीं पे रहना चाहिए। वहाँ पे अगर कुछ डिफरेंट लैंड यूज़ हम प्रपोज करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेयर नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा आएंगे। तासुर है जहाँ जिसका दिल कर रहा है ना शादी हॉल बना लिया। स्कूल तो आम है, हमारे पूरे शहर में कहीं देख ले, किसी भी रिहायशी इलाके में आपने घर में स्कूल बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें बड़े प्रॉब्लम करती हैं, बहुत प्रॉब्लम करती है ये। वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पूरे शहर का मास्टर प्लान जब मौजूद नहीं होगा तो इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ को डील किया जाता है कि यहाँ पे मैंने एक प्रपोजल आ जाएगा कि इस जगह पे मैंने ये बनाना है, तो कलेक्टिवली कोई मास्टर प्लान की अदम मौजूदगी की वजह से तो वहाँ पे अप्रूवल दे दिए जाते हैं। देयर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स एज वेल, और डेफिनेटली स्कूल्स के लिए एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसका एक फ्रंट रोड का राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल से कितना दूर होना चाहिए, कमर्शियल कितने पास होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, तब जाके कोई खास लैंड यूज़ वहाँ पे प्रपोज किया जाता है। आपके जितने ये शादी हॉल बने हुए हैं उसके लिए प्रॉपर एक पार्किंग स्पेस होती है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह हम अपने बायलॉज में देखें, एक लैंड यूज़ कमर्शियल है तो उसकी एक पार्किंग रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल एक शादी हॉल है, उसकी पार्किंग रिक्वायरमेंट है 200 कार्स, लेकिन वो फ्रंट के ऊपर उसका जो सेट बैक छोड़ता है पार्किंग के लिए वो इतना अनफ नहीं होता है, दैट कैन कैटर लाइक 10 to 20 कार्स, तो अगेन वो फिर रोड के ऊपर पार्क करते हैं। सही। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास मास्टर प्लान नहीं होगा, हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं होंगी, हमारे पास बाय लॉज नहीं होंगे, तब जाके ये सारे मसाइल हमारे पास फिर पाइल अप होते गए और हमारे पास लाहौर का जो इस वक्त आप सिचुएशन देख रहे हैं वर्सन अप हुई है,
तो एक नया शहर इनएविटेबल हो गया है हमारे लिए, ताकि लाहौर शहर का बर्डन हम ईज़ ऑफ करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जी, ओवरऑल अगर हम इन मसाइल का जिनकी हमने निशानदेही की है ना, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फारिग हो जाता है, फिर आबादी का फैलाव आप ऑब्वियसली मसाइल करता है, फिर उसके साथ साथ जहाँ पर हम कहते हैं कि हर टाइम ट्रैफिक और फिर स्मॉग, तो जब हम बुनियाद देखते हैं ना मसाइल की, तो ये मसाइल हैं। सो अब नए शहर में इनको किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है? अच्छा, अब लाहौर शहर का बेसिकली अब इस सारे मसले का हल स्टार्ट कैसे, हम सोचते कैसे हैं कि लाहौर शहर की एक ग्रोथ रेट है आबादी का, अभी 12 से 13 मिलियन आबादी है लाहौर की। नेक्स्ट 30 से 40 इयर्स के अंदर इट विल, अगर ग्रोथ रेट अगर हम शुरू पाकिस्तान बनने से लेके जितने भी सेंसेस हुए हैं हमारे, तब से लेके जितना भी ग्रोथ रेट हम देखें, तो उस ग्रोथ रेट का एवरेज लेके अगर हम अप्लाई करते हैं लाहौर पे, तो लाहौर विल हैव इन अराउंड लाइक 20+ मिलियन पॉपुलेशन इन 2050। अब उस पॉपुलेशन कैटर करने के लिए वी डोंट हैव सर्टेन सर्विसेज जो कि उन पॉपुलेशंस के लिए इनफ होगी। तो हमारे लिए इसको, इस बर्डन को ईज़ ऑफ करने के लिए एक प्लान्ड सिटी होना बहुत लाजमी है, जो कि अगर हम इसके, अगर ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली पूरी दुनिया में मौजूद होता है, हमारा इस्लामाबाद एक ट्विन सिटी के कॉन्सेप्ट पे बना है, जो कि पिंडी के बर्डन को ईज़ ऑफ करने के लिए, और डेफिनेटली वो एक हमारा एक कैपिटल सिटी भी था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं हमारे। तो ट्विन सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर रावी सिटी को हम डेवलप करने जा रहे हैं, और इसकी जो बेसिक इनिशियल प्लानिंग है, जिसमें हमने प्रीसिंक्ट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि प्रीसिंक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अगर आप देखें बरोज एंड काउंटीज़ होती हैं, वी हैव 9 प्रीसिंक्ट्स इन अवर रावी सिटी। हर प्रीसिंक्ट के अंदर स्पेशलाइज जोनिंग की गई है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्ली मार्क किए गए हैं, कमर्शियल जोन्स सिस्टमेटिकली देख के मार्क किया गया है, और पूरे रावी सिटी की पॉपुलेशन 4 to 5 मिलियन पे हम प्लान करने जा रहे हैं। और उस 4 to 5 मिलियन के लिए कितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं कि एक बैक कैलकुलेशन हम करते हैं मास्टर प्लानिंग के अंदर, डिटेल मास्टर प्लानिंग के अंदर, और अकॉर्डिंगली हम सर्टेन नंबर्स और एरियाज डिफाइन करते हैं कि दिस एरिया रिक्वायर्स लाइक 500 एकर्स ऑफ कमर्शियल, और इस टाइप के कमर्शियल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे रावी सिटी का स्केलेटन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। लाहौर की सड़कें चौक क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़कें नाकाफ़ी हैं। तो रावी सिटी का स्केलेटन हमने इनफ उसका प्लान किया है ताकि वो 4 मिलियन पॉपुलेशन की कम्यूटिंग को ईजिली हैंडल कर सकेगा। तो रावी सिटी की सबसे मेन यूएसपी, अनदर आई मस्ट ऐड कि रावी सिटी बेसिकली जो उसका हार्ट है वो दरिया रावी है, और दरिया रावी एक हमारी लेगेसी है, हमारा एक कल्चरल उससे एक ताल्लुक है, पहचान है हमारी, और वो डाइंग रिवर है। सो बेसिकली रावी सिटी बनाने का जो मकसद उजागर ही वहीं से हुआ था। एक तो लाहौर के पॉपुलेशन को बसाना था हमने, और सेकेंडली इस रिवर को बचाना था। बिल्कुल। इस रिवर को बचाने के लिए हमने सबसे पहले एम्बैंकमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम रिवर को चैनलाइज कर रहे हैं, और लाहौर का जितना सीवरेज का पानी यहाँ पे डंप हो रहा है, हमने उसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज किए हैं। और यानी आप पानी को बचा भी रहे हैं, जो हमें लग रहा था कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए पानी नहीं रहेगा। अभी अगर आप रिवर बेड देखें तो वो 200 से 300 मीटर्स और वेरी कर रहा है। हम इसको 1 वाइड रावी रिवर को प्लान कर रहे हैं। तो ये एक वाइड, जो 50-60 ईयर्स अगो एक रावी की एक फील आती थी, एक वाइडर रावी रिवर यहाँ पे बह रहा है, तो हम उस चीज़ को अलाइव दोबारा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो रूडा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग किस तरह से की जा रही है। सो इस चीज़ को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि लाहौर में हमने ये मिसाल देखी कि आपने कमर्शियल एरिया अलहदा से डिक्लेयर कर दिया, रिहायशी एरिया अलहदा से डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो मिक्स हो गए। सो इसके लिए क्या आप टाइम टू टाइम विजिट करते हैं? मास्टर प्लानिंग में मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, रूडा का जो मास्टर प्लान, रावी सिटी का मास्टर प्लान हमने बनाया है, इसमें अगर देखें डिफरेंट किस्म की जोनिंग हमने की है। अगर परसेंटेज वाइज बताऊं, हम करते क्या हैं कि अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है तो उसकी ख़ास परसेंटेज होती है कमर्शियल एरिया प्रोवाइड करने में, जो कि 5 to 7% हम मैक्सिमम देते हैं। इफ़ द एरिया इज़ क्लोजर टू द फाइनेंशियल सेंटर और द मेन कोर ऑफ द सिटी, जो कि हमारा रिवर है, तो वहाँ पे कमर्शियल की परसेंटेज बढ़ सकती है, जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। जैसे आप गुलबर्ग एरिया में भी देख सकते हैं कमर्शियल ज़्यादा है।
तो हमने परसेंटेज वाइज तयन करते हैं कि किस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि वो ओवर कमर्शलाइज ना हो जाए। तो पूरा रावी सिटी बेसिकली इसी तरह कैलकुलेशन बेस्ड हमने प्लानिंग की हुई है इसकी। सही। सो अगर हम कुछ इश्यूज की बात करें लाहौर को, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बहुत ज़बरदस्त निज़ाम लेकर आ रहे हैं? यस, रूडा मास्टर प्लान में हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रोड्स हैं वो इतने बिग इनफ हैं कि हमने उसके अंदर अभी से ही मैस ट्रांजिट की प्रोविज़न इन बिल्ड कर दी हुई है। हमारा जो सेंटर बेसिकली 300 फीट का हमारा एक मेन प्राइमरी रोड है, फिर सेकेंडरी रोड है 220 फीट का। तो इस 300 फीट के कॉरिडोर के अंदर सेंटर में 70 to 80 फीट हमने मुख्तस किया है मैस ट्रांजिट के लिए, जिसमें स्टार्ट में कन्वेंशनल बसेस होंगी और जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ती जाएगी उसमें मेट्रो बसेस भी आ जाएंगी और मेट्रो ट्रेन भी आ जाएंगी। तो मैस ट्रांजिट का सेटअप अभी से ही हमने प्लान कर दिया हुआ है और ये इट्स नॉट जस्ट लाइक इटसेल्फ हमने बस प्रोवाइड कर दिया, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग की गई है कि 4 मिलियन पॉपुलेशन ने ए पॉइंट टू बी पॉइंट कैसे जाना है, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, करीब तरीन बस स्टेशंस कहाँ होने चाहिए, ताकि उसके लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स वॉक के ऊपर वो कोई ना कोई मैस ट्रांजिट की ऑप्शन मौजूद हो। ताकि वो लाहौर में यही होता है कि मैंने अगर मैस ट्रांजिट यूज़ भी करनी है तो मुझे वॉक ही इतनी करनी पड़ जाएगी कि मैं कहूँगा यार मैं क्यों यूज़ करूँ। बिल्कुल ऐसे तो इस चीज़ को देखते हुए हमने स्टेशंस इस तरह प्लान किए हैं कि बंदा हार्डली 5 to 7 मिनट की वॉक करेगा एंड हिल गेट टू द ट्रेन स्टेशन और फिर इंटीग्रेटेड होगा पूरे रावी सिटी। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको आसान सफरी सहूलियात। अच्छा जी, क्या अब जब इतनी सारी सहूलियात सुनते हैं ना तो घर बैठे हुए लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हमें यहाँ प्लॉट लेना है, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन और यस कुछ लोग अब महंगाई इतनी है बहुत बड़ा प्लॉट भी नहीं ले सकते, तो कम बजट वाले लोगों के लिए भी कुछ आपके पास आसानियाँ हैं? जी बिल्कुल, बल्कि मैं इस चीज़ पे काफ़ी प्राउड फील करूँगा कि हमने एक अपना मस्कन रावी के नाम से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और मैडम सीएम साहिबा ने उसका इनाग्रेशन भी की थी। मस्कन रावी बेसिकली एक सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लो कॉस्ट बजट के लोगों के लिए है और वहाँ पे छोटे यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो लो तबका है वो उसको हाउसिंग की ऑप्शन मौजूद हों। हमारे पूरे रावी सिटी में 9 प्रीसिंक्ट्स का कॉन्सेप्ट है और हर प्रीसिंक्ट में हमने सोशल हाउसिंग के लिए जगह मुख्तस कर दी हैं कि यहाँ पे हमने सोशल हाउसिंग कम आमदनी वाले अफराद के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करनी है। यानी लोग रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और प्रीसिंक्ट 1 में ये मस्कन रावी से पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च भी कर दिया हुआ है और वहाँ पे लोग रहना भी स्टार्ट कर दिया। सही। सो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास आपके रिहायशी इलाकों के करीब कुछ ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पर आप जाके वॉक एक्सरसाइज कर सकें, अच्छी ग्राउंड्स होनी चाहिए एंड यस ये भी प्लानिंग का हिस्सा ही होती है पहले से अगर चीज़ें हों, बाद में क्योंकि पॉसिबल नहीं रहता ना। सो इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि बच्चों के लिए कोई पार्क की फैसिलिटी हो, आपके पास कोई ऐसा एरिया। यहाँ हम साइकिलिंग ट्रैक इतना मिस करते हैं लाहौर में, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और इसका जवाब मैं देता हूँ। हमने जो रिवर एम्बैंकमेंट जो प्लान कर रहे हैं 46 किलोमीटर रावी रिवर वाटर फ्रंट डेवलपमेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट है। इतनी लंबी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट कहीं पे मौजूद नहीं है, छोटे एरियाज़ हैं 10 to 15 किलोमीटर्स। ये बेसिकली क्या है, जब एम्बैंकमेंट्स हम बना देते हैं, ये हमारी एम्बैंकमेंट तकरीबन 300 फीट की एम्बैंकमेंट है वाइड और इसके ऊपर ग्रीन स्ट्रिप है बेसिकली और इस ग्रीन स्ट्रिप के ऊपर हमारा जो हमारे ऑफिस में इसका एक फिजिकल मॉडल भी मौजूद है और उस ग्रीन स्ट्रिप के ऊपर लेजर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एरियाज़ हमने प्लान किए हुए हैं और थ्रू आउट साइकिल ट्रैक्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं इसके ऊपर। और ये बड़ा यूनिक, मैं तो कहूँगा ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे पूरे रावी सिटी का कि हम रावी रिवर को अलाइव करने जा रहे हैं और उसके अलोंग हम ये जो लेजर एक्टिविटीज़ को प्रपोज करें सो पीपल विल कम एंड सी the actual how the Ravi River has become alive again। और वहाँ पे कराची में समंदर किनारे नज़ारा होता है, यहाँ दरियाए रावी किनारे कोई ऐसा नज़ारा, कोई ऐसा Exactly, इंशाल्लाह ये प्रोमेनाड इसको कहते हैं। प्रोमेनाड बेसिकली वॉकिंग एरिया होता है लोगों के लिए किसी भी वाटर फ्रंट एरिया के लॉन्ग, वो आप दरिया के लॉन्ग भी कर सकते हैं, समुंदर के लॉन्ग भी कर सकते हैं, किसी लेक के लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोमेनाड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूनिक है। यहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क्स होंगे, फूड स्टॉल्स होंगे, छोटी छोटी रिटेल मार्केट्स होंगी ताकि लोग यहाँ पे आएँ और आके महसूस हो सकें। और डेफिनेटली ये तो हमारे सेंट्रल स्पाइन में मौजूद है, लेकिन हम इसको इंटीग्रेटेड भी करेंगे इनर एरियाज़ के अंदर भी। हमारे जो पार्क्स हैं बच्चों के खेलने के लिए
बेसिकली ग्रीन जो परसेंटेज है पूरे रावी सिटी की 30% हम अचीव करने जा रहे हैं, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट हैं, पब्लिक पार्क्स होंगे, सिटी लेवल के पार्क्स हैं एंड डेफिनेटली द बिग कंपोनेंट प्रोमेनाड का कंपोनेंट है। तो फिर आपका माहौल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, वो मैं डिस्कस, लेकिन मुझे मैसेज का कहा जा रहा है, अच्छा जी मेक श्योर किया जा रहा है कि हर जगह पर रिहायशी एरिया के करीब हॉस्पिटल भी हो, स्कूल्स भी हों, क्योंकि ये आपको ना डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो जाती है। फिर वाइंड अप की तरफ चलते हैं हम। डेफिनेटली अभी एक और कंपोनेंट सिटी लेवल सर्विसेज पूरे रावी सिटी की, इसके अंदर पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसके लिए एक जेल भी हम ये, क्योंकि शहर का एक कंपोनेंट है, सेंट्रल जेल भी होनी चाहिए, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स। तो सिटी को के रिक्वायरमेंट जो सिटी लेवल पे होती है जिन लैंड यूजेस की, जो कि गवर्नमेंट समटाइम्स टेकअप करती है, वो चीज़ हमने कर दी हुई है। एंड डेफिनेटली कुछ प्राइवेट लोगों के लिए भी हमने परसेंटेज रखी हुई है, वो भी इसमें एजुकेशन का एक एलिमेंट ऐड करेंगे। बट हमने गवर्नमेंट के एरियाज ऑलरेडी इसमें हमने रावी सिटी में मार्क कर दिए गए हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक हॉस्पिटल्स बिल्कुल इसमें तयन है। चलिए जी, वी रियली अप्रिशिएट, और मैं गुड लक कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इसी तरह से रहे, और हमें बहुत जल्दी ये रावी शहर जो है वो नज़र भी आए और यहाँ पर ये शहर आबाद भी इतनी तेज़ी से। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक। सो आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ चल रहे हैं जी। नौमान मुगल की सालगिरह है, फैसल अमीन, मीर असदुल्ला, और इसके बाद जी अब्दुल्ला की सालगिरह है, मुबीन की और सलमान अहमद की। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है संडे और मंडे को तो आप हमें पिक्चर्स भिजवा दें जी, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में शामिल करके आपके बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करनी है अपनी पिक्चर्स और अपने नाम के साथ हमें भेज दें और मंडे को प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा जी। अगर आपने कोई टैलेंट है हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए और प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।